25.1 गाइस। क्वेश्चन नंबर सर 1। हाँ, और भी कोई है क्या इसके अलावा? यस सर, थर्ड वाला। थर्ड वाला भी है, ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अ स्टोरेज कैपेसिटर ऑन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम चिप हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 55 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर को वोल्टेज गिवन है और आपसे पूछा गया है हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन इट्स नेगेटिव प्लेट। तो यार देखो, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, तो n का फॉर्मूला होता है Q अपॉन E, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Q अपॉन E। और अब आपको अगर Q निकालना है और आपको कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा CV अपॉन E, ठीक है। तो C आपको गिवन है 55 माइक्रोफैरेड और ये है 4.8। तो 55 माइक्रो मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6। वोल्टेज की वैल्यू है 4.8 और E की वैल्यू आप पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये जो है 1.6 से ये सीधा 3 से कैंसिल नहीं, इसको 16 में 16 टू द, हाँ 3 से कैंसिल करेगा, सही बात है। तो ये आपका हुआ 3 से कैंसिल सीधा। अब 55 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 165 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 है, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पीछे क्या आंसर गिवन है यार, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। आई होप यही होना चाहिए शायद। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। एक कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस गिवन है, चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम, हाँ ठीक है। यार देखो, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको n ही निकालना है, तो वही सर सेम। इसमें आंसर फर्स्ट का गलत दे रखा है। क्या गिवन है पीछे यार? 2 पीछे सेकंड का भी आंसर 1.7 गलत इंटू है। 10 फर्स्ट, सेकंड का भी आंसर सेकंड गलत का है। भी आंसर गलत है। तो यार यस सर। यही आंसर आएगा जो अपन ने कैलकुलेट किया ना अभी, 165 10 की पावर 13 जो आपको सामने दिख रहा है। आंसर यही आना चाहिए। आई होप आप सबका भी शायद यही आया होगा यार, यस सर। ना? तो फिर यही आंसर है इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन का भी एक बार अपन आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे 2.5 इंटू 10 की पावर 8 है। 2.5 इंटू 10⁻8 और ये है 480 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1630। ये सीधा कैंसिल करेगा 30 से, तो 30 इंटू 2.5 विच इज 75 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड का आंसर ये होना चाहिए। अब पीछे सेकंड का आंसर भी रॉन्ग है तो फिर चेंज कर लेंगे इसको फिर अपन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। When a potential difference of 150 volt is applied to the plates of a parallel plate capacitor, the plates carry a surface charge। अच्छा, सिग्मा गिवन है आपको इसके अंदर, तो आपको इस बीच में स्पेसिंग निकालनी है। तो जैसे अपन ने पढ़ा है कि अगर सपोज ये आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती है, तो एक प्लेट पे प्लस होता है, एक प्लेट पे माइनस होता है, तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ये भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा वी अपॉन बी, ठीक है। तो मुझे क्या क्या पता है इसके अंदर, आपको सिग्मा पता है बेटा 30 नैनो कोलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 नैनो, पहले तो उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। नैनो मतलब 10⁻⁻9 और
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻⁴ है ना। आई होप यही होगा शायद, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये ऊपर आकर के 10⁻+4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका सिग्मा हुआ, और बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻11। डेल्टा वी आपको गिवन है ही क्वेश्चन में 150, और आपको बस अब केवल डी फाइंड करना है इससे। ठीक है, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, आई होप आप अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जिसको भी डाउट था। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। यस कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है यार पीछे आंसर का, तो फिर अब यार अपन उसका कैसे करेंगे, देख लेना इसको सॉल्व करके, जो भी आंसर आता है फिर एक बार वही आंसर होगा सर। ठीक है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो है ना, एक बार ये और क्रॉस चेक कर लेना। मुझे ऐसा लगता है 10⁻4 ही आना चाहिए वैसे इसका, क्योंकि पर सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 होगा, तो ऊपर आके 10⁻+4 बन जाएगा सर वो। आई होप यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस है, चार्ज गिवन है, हाँ सॉरी, रेडियस इज चार्ज टू 2 किलो वोल्ट। अच्छा, आपको वोल्टेज गिवन है, तो आपसे बेटा चार्ज पूछा है, तो चार्ज Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, और एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 इंटू R। ठीक है, और बाकी आपको वोल्टेज गिवन है 2 किलो वोल्ट है, तो 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसके भी आंसर में मिस्टेक है क्या? नो सर, सही है। सही आ रहा है ना। तो अब इसको आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो, देखो 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁻9, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये 10 सेंटीमीटर में है, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो आई होप अपन इसको अब सॉल्व कर पाएंगे। 0.2 समथिंग आएगा यार, 10⁻, कितना 10, दैट इज -7 कूलम। देखो यही गिवन है, आई होप पीछे यस सर। है ना। ठीक है, बी पार्ट और सी पार्ट में भी है क्या बेटा इसका कोई डाउट? गाइस बी और सी पार्ट, कैपेसिटेंस पूछा है, तो कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 4πε0 R। और आपसे कह रहा है कि सी पार्ट में हाउ डज अ कैपेसिटेंस चेंज इफ द स्फीयर इज चार्ज टू 6 किलो वोल्ट। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपने एप्सिलॉन नॉट को चेंज करा है, ना ही आपने रेडियस को चेंज करा है, तो सी पार्ट में कैपेसिटेंस चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज सी पार्ट के अंदर। ओके, तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 कहा था किसी ने सर? यस सर, 7th। क्वेश्चन नंबर 7 सर सर आंसर में गड़बड़ है। 7th के, सर 2.2 आएगा। अच्छा 7th के आंसर में गड़बड़ है, तो फिर देखना पड़ेगा, एक सेकंड। सही आ रहा है। सही आ रहा है क्या? देखते चलो एक बार देख लेते हैं। Oscilloscopes have parallel metal plates inside their deflect electron beam. These plates are called, हाँ ठीक है, there are squares given है, और इतना given है, वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस पूछा है बेटा इसके अंदर, तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, वैक्यूम है तो फिर एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻11। 10⁻11 ही होता है ना एप्सिलॉन नॉट? तो 12 होता है। 12 होता है क्या? 9 12, ठीक है 12, सॉरी। तो माइनस का 12 इंटू एरिया
अब यार स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया अपन लिखते 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁻⁻⁴ और सेपरेशन भी गिवन है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। अगर अपन को बस इस वाले पार्ट को अब फिनिश कर लेना है सॉल्व करके। सर 1.59 पिकोमीटर आ रहा है। Yes, sir. अगर मैं पिकोफैरेड। 8.8 को लगभग 9 ले लें तो 9 9 का होता है 81। अब 81 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 16 वाले से उसको अप्रोक्सीमेटली, तो 16 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -16 और ये +3 ऊपर जाएगा -13, तो 1.6 पिकोफैरेड के आसपास हो जाना चाहिए आंसर। अप्रोक्सीमेटली निकाला है अपन ने यार ये। पीछे 1.7 गिवन है। हाँ तो ठीक है ना, पिकोफैरेड में ही है ना। यस सर। हाँ तो ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आ ही रहा है। वैसे भी अपन ने 8.85 नहीं लिया, अपन ने 9 लेकर के सॉल्व करा था इसको। सर 8.85 लेने से तो 1.59 आएगा। हाँ तो 1.59 अप्रोक्सीमेटली 1.6 ही हो गया ना फिर, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैं आई होप किसी और हाँ कुछ और है बताओ। सर ये क्वेश्चन 9 में एक बार ए का बता दीजिए कि कैसे करेंगे। ठीक है। 10 फैरेड ही है शायद, 10 फैरेड पैरेलल सर 10 प्लेट माइक्रोफैरेड। माइक्रो है क्या ये? अच्छा Yes, ठीक है। So a 10 microfarad parallel plate capacitor is connected to इतना आपका कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो Q सेम रहेगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स विदाउट डिस्चार्जिंग देम, तो जितना वोल्टेज है उस पर वो देगा ना, ये 12 वोल्ट देगा। जो ए पार्ट है इसका वोल्ट मीटर पूछा है, तो वोल्ट मीटर तो आपको वोल्टेज की रीडिंग देगा इसके अंदर। सर इसमें सिंपली ये हो जाएगा, हमें इसमें कुछ खास करना नहीं है क्या? नहीं कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना। सर फिर इसमें यह है कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, हाँ तो सर वो वोल्टेज स्टोर करेगा, उसमें वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। देखो ऐसा है कि उसमें कैपेसिटेंस जो होगा ना वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अपन से क्या है विदाउट डिस्चार्जिंग, अभी इसमें बोला है विदाउट डिस्चार्जिंग, तो बिना डिस्चार्ज करे, अगर डिस्चार्ज अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ना तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स को चेंज कर रहे हो, सी आप चेंज कर नहीं रहे हो, क्यू इसमें वैसे ही कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज जो होगा वो भी अभी इनिशियली कांस्टेंट ही रहेगा इसके अंदर। फिर बाद में अगर डिस्चार्ज होगा ये, तो फिर धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे इसके अंदर वोल्टेज के, वो फिर वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा इस तरीके से। क्योंकि एक्चुअली सर ने बताया था कि वो उसमें अगर जब हम हटा देते तो चार्ज सेम रहता है, पर वोल्टेज सेम नहीं रहता है। हाँ वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है ना ये, इसलिए। लेकिन आपसे क्या है इसमें विदाउट डिस्चार्जिंग पूछा है, अभी इनिशियल कंडीशन भी पूछा है जस्ट, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं फिर इसको ऐसे। और जो बी पार्ट है उसमें भी हमें यही मानना है कि 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही है। हाँ बिल्कुल, जब तक मेंशन ना हो कि डिस्चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई है इसमें। ओके सर, ठीक है, ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक में सर तीनों ही बता दीजिए प्लीज। तीनों ही बताना है, ठीक है। 12th. ठीक है, फिर तीनों ही हो गए अब तो। चलो, द सर्किट इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल, हाँ ठीक है 100 वोल्ट की ये है, ठीक है 100 वोल्ट का है ये, ठीक है। कैपेसिटेंस गिवन है और डी गिवन है। जब स्विच को क्लोज करा अपन ने, जब स्विच को क्लोज कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 0.5, ठीक है। एक ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट लिखना कि सबसे पहले जो डी इनिशियल था वो था 80 मिलीमीटर, और जो स्विच क्लोज करने के बाद, देखो डेफिनेटली स्विच क्लोज करने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये जो स्प्रिंग है इनमें खिंचाव आएगा, ठीक है। स्प्रिंग जो होगी वो एक्सटेंड करेगी,
ये वाली स्प्रिंग भी एक्सटेंड करेगी और ये वाली स्प्रिंग भी एक्सटेंड करेगी, और दोनों ही आइडेंटिकल स्प्रिंग है। जब तक इसमें हाँ लिखा हुआ भी है आइडेंटिकल स्प्रिंग है, दोनों के अंदर एक्सटेंशन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर? हाँ बोलो। ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, कंप्रेस हो गई? यार देखो अभी इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इनके बीच में जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है वो कम हो गया है। तो देखो ऐसे मान के चलो कि जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, तो अब देखो इनके बीच में ये जो प्लेट्स है इनके बीच में सेपरेशन कम हो गया है, तो फिर आप आइडिया लगाओ खुद ही कि अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस होती तो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता, ये दोनों प्लेट्स को खींचते अपनी तरफ ऐसे, ठीक है। ओके सर। तो इसलिए यहाँ पर अपन को ये क्वेश्चन का आइडिया देख करके करना पड़ेगा कि यस यहाँ पर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ होगा, ठीक है। सो अब अपन इसको देखें आगे। तो डी इनिशियल पता है, डी फाइनल पता है मेरे को, कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो 10th वाले पार्ट पे आते हैं सबसे पहले। द चार्ज दैट कलेक्ट्स ऑन ईच प्लेट, ये ध्यान रखना ये आपसे फाइनल कंडीशन पे पूछा है चार्ज कि जब इनके बीच में सेपरेशन 40 मिलीमीटर हो गया है तब क्या होगा, ठीक है। तो Q सबसे पहले Q बराबर C फाइनल इंटू V, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे चार्ज पूछा है, तो चार्ज आपको फाइनल कंडीशन पे निकालना है जब प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हाफ हो गया है तब, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो प्लेट्स के बीच में अगर सेपरेशन हाफ हो गया है तो कैपेसिटेंस जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा। नहीं सॉरी, कैपेसिटेंस जो होगा, सॉरी एरिया हाफ नहीं हुआ है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हाफ हुआ है तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा इनिशियल का, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ C इनिशियल इंटू V, जस्ट अ मिनट, C initial into V multiplied by 2। तो इनिशियल था 2 और ये है 100, तो 200 इंटू 2, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए इस लिहाज से, 400 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ओके सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सटेंशन से है ना, हाँ हाँ हाँ, जो स्प्रिंग एक्सटेंड कर रही है तो इसमें डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? देखो जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो यार, संगम ने पूछा ना यार, ये एकदम ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। करण। अच्छा करण, सॉरी, देखो करण, जैसे मान लो कि यार ये दो प्लेट्स है, मेरे हैंड को देखना है ना, ये दो प्लेट्स है, अब मेरे हैंड पे इधर स्प्रिंग है और इधर भी स्प्रिंग है, तो अगर स्प्रिंग में खिंचाव आएगा तो ये जो प्लेट्स है इनके बीच में, सॉरी अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो ये जो प्लेट्स है इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर सपोज स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आता है, जैसे स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, तो स्प्रिंग में अगर खिंचाव आएगा तो इनके बीच में सेपरेशन कम होगा प्लेट्स में, ठीक है क्या। आपको देखो इसमें फिगर में एक बार दिखा देता हूं मैं वापस से। जैसे ये बेटा आपका, ये आपकी स्प्रिंग है और ये आपका कैपेसिटेंस है, तो आप देखो कि अगर इनके बीच में सेपरेशन कम हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये जो लेंथ है स्प्रिंग की, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट होना इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन आया है इसके अंदर, ठीक है क्या करण, देखो एक बार, ठीक है। ओके, तो आपसे बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स पूछा है, सो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू E, ठीक है। सो Q आप निकाल चुके हो एक प्लेट के ऊपर 400, और E अपन ने पढ़ा है दैट इज डेल्टा V अपॉन B। अब आपसे अट्रैक्टिव फोर्स पूछा है, तो एक फील्ड, सॉरी एक प्लेट की फील्ड देख लो, तो अपन ने पढ़ा है एक प्लेट की जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अपन
डेल्टा V अपॉन 2D लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 कर दो। ऑलराइट, ये सबको निकालना आता है। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा आप शायद थ्योरी लेक्चर में सर ने बताया है क्या? एक बार देखो। सर एक बार प्लीज Yes, इसे sir. वापस एक्सप्लेन करना। हाँ देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी 2 प्लेट्स है, ठीक है, और आपको निकालना है कि इन प्लेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा। भाई अट्रैक्टिव फोर्स क्यों होगा? क्योंकि एक पे प्लस क्यू होता है और एक पे माइनस क्यू होता है। तो आपको करना क्या है, आपको आप जैसे इस प्लस क्यू पे अगर फोर्स निकालोगे तो वही फोर्स माइनस क्यू पे भी होगा बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, यस है ना। सर। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस क्यू पे कितना फोर्स आ रहा है वो अपन निकाल सकते हैं, है ना। प्लस क्यू वाले प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस क्यू पे फोर्स कितना आ रहा है। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड है, ठीक है, जैसे माइनस क्यू की फील्ड भी इस तरफ ही होगी, तो ये माइनस क्यू की जो फील्ड है, उस फील्ड की वजह से प्लस क्यू पे फोर्स कितना आ रहा है, तो उसको भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का Q इंटू ई, ठीक है। Q आपको पता है, ये अपन निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी है, ये कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पे फोकस करो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा V अपॉन डी। तो इस तरह से आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। आई होप आपने इसको देख लिया होगा वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वरना अदरवाइज आपके पास लिखा हुआ होगा ये वाला पॉइंट। क्लियर कहानी, ठीक है। तो ये जो अपना 11th वाले पार्ट का आंसर आएगा, अपन देख ही लेते हैं क्या आता है। 400 माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है। माइक्रो को बाद में देखेंगे अभी अपन। डेल्टा V है इसके बीच में 100, और 2D इसके बीच में 2D, तो 2 इंटू 40 mm, 2 इंटू 40 mm इज 80 mm, तो -3, और ये 400 माइक्रो का -6, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, कितना आएगा, 1 2 3 4, तो ऊपर तो 10 की पावर -2 बचा, नीचे बचा 8 इंटू 10 की पावर -2, कैंसिल हो गया 0.5 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है गाइस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर यस सर। 11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है, स्प्रिंग कांस्टेंट, आपसे K की वैल्यू पूछी है इसके अंदर। तो देखो जितना फोर्स इन प्लेट्स के बीच में लगेगा, उतने ही फोर्स से इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा, है ना। जो अपन ने ये जो भी फोर्स कैलकुलेट करा है 0.5 न्यूटन, इतने ही फोर्स से स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा। सो F इक्वल्स टू KX, ठीक है। अब यहां पर कोई मेरे को बताएगा कि X की वैल्यू क्या होगी, एक स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक स्प्रिंग के एक्सटेंशन 20 mm। 20 mm, है ना, बिल्कुल सही। क्योंकि एक स्प्रिंग में 20 mm होगा, दूसरी स्प्रिंग में 20 mm होगा, तब जाकर के टोटल 40 में सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से 80 में से। ये समझ में आया क्या गाइस पॉइंट, है ना। क्योंकि एक वापस से देखो एक बार, ये जो प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट्स है, पहले इसके बीच में 80 का गैप था, अब इसके बीच में गैप 40 का हो गया है। इसका मतलब 40 कम हुआ है, तो 40 कम हुआ है तो ये किसकी वजह से कम हुआ है, स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है, ठीक है। तो 80 में से 40 गया 40, तो इस 40 mm को
आपको दोनों स्प्रिंग्स में बराबर डिवाइड करना है। तो इसका मतलब एक स्प्रिंग में हुआ होगा 20 mm का एक्सटेंशन, दूसरी स्प्रिंग में हुआ होगा 20 mm का एक्सटेंशन, तब जाकर के यहाँ पर टोटल 40 कम हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। अब देखो क्लियर है क्या सबको? पक्का ना? ठीक है, तो अपन को क्या करना है, नेट एक्स जो यहाँ पर होगा, जो इतना यहाँ पर कम हुआ है फैक्टर से, तो उसको दोनों स्प्रिंग में बराबर डिवाइड कर देना है। तो अब आपके पास एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ चुका है, तो फोर्स की वैल्यू है 0.5, ये अपन 0.5 पुट दिया अपन ने। उसके बाद के तो आपको निकालना है, और जो एक्स की वैल्यू है वो है 20 mm, 20 mm यानी कि 2 × 10⁻⁻²। सो यहाँ पे अगर अपन के देखें कितना देगा, ये 1/2 25 आना चाहिए फिर तो। ऑप्शन नंबर बी। यस सर, यही गिवन है। ठीक है, ओके। तो एक बार वापस से क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में कोई डाउट किसी को? ओके, नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी सेक्शन रिव्यू पॉइंट 1 फिनिश होती है यहाँ पर। सर हाँ संगम, अच्छा कुशाग्र, सॉरी सर सर तनिष्क अरे तो तुम्हारा कुशाग्र कैसे नाम लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर? सर वो भाई के फोन से कर रहा हूँ मैं, फोन की बैटरी डाउन थी। एक सेकंड, तुम अपना चाहो नेम रीनेम कर दो एक बार यार। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ। कि हम जो कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटेंस की जो प्लेट के बीच का जो ई लेते हैं, हाँ 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 वो हाँ। हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लेते हैं एक प्लेट का, जबकि हमको पता है कि कंडक्टर का तो वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नहीं, नॉट। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये जो प्लेट्स है ना, ठीक है, ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो तुम कह रहे हो ना बेटा, ये दोनों प्लेट्स का कंबाइन होगा। अगर आप एक सिंगल कंडक्टिंग शीट देखो, तो एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर लेकिन कंडक्टर्स थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो ई होती है उसकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है और वो नहीं, परपेंडिकुलर वो होती है। वो चीज क्या है ना, वो चीज आपका जो कंडक्टिंग जो होते हैं आपके एक स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है ना, स्फेरिकल कंडक्टर वगैरह, या फिर आप कुछ भी मान लो उसमें, ठीक है, तो उसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर एक शीट अगर आती है, तो एक शीट का आप याद करो, आपने इसका डेरिवेशन भी करा होगा, है ना। डेरिवेशन के अंदर अपन एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं सिलेंडर वाला, ठीक है, तो Yes, उस sir. अकॉर्डिंग सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता है सॉल्व करके इससे। ओके ठीक है, ओके। 25.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में पहले, आई होप विजिबल होगी आप लोगों को ये स्क्रीन पर। यस, 25.2 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसके आंसर में हो सर, आंसर अच्छा, आंसर में मिस्टेक है केवल, ठीक है, तो मतलब देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 9th का सी पार्ट। सर 9th का एक बार वैसे ही बता देना। ठीक है, 9th पूरा अपन देख लेंगे, ठीक है, डिस्कशन वाला। ठीक है। तो 1 से लेकर 10 में केवल 3rd का बी पार्ट है, और 9th क्वेश्चन नंबर 9th है। डन, ठीक है। सो क्वेश्चन सर नंबर, एक बार क्वेश्चन 10 भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 भी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 3rd का अपन बी पार्ट ले लेते हैं एक बार। आंसर में मिस्टेक है तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले। एक बार ए, क्या पता ए पार्ट से कुछ कनेक्टेड हो, एक बार मैं देख लूँ। हाउ मच चार्ज डज अ बैटरी हैव टू सप्लाई, इतना इतना इतना, ठीक है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। हाउ मच चार्ज वुड द बैटरी हैव टू सप्लाई टू स्टोर 1 जूल ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है। हाउ मच चार्ज वुड द बैटरी हैव टू सप्लाई टू स्टोर 1 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, 3rd का जो ए पार्ट है उसका क्या आंसर आ रहा था? सर 7.5 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा था और यू आ रहा था 5.625। ये अपने जो एनर्जी है, एनर्जी जो आ रही थी,
5.625 5.625 माइक्रो जूल्स आ रहा है। यस सर। नहीं तो फिर थर्ड के ए पार्ट और बी पार्ट में कनेक्शन नजर नहीं आ रहा मेरे को, तो अब इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी पार्ट के अंदर आपको एनर्जी गिवन है 1 जूल, और आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज वुड द बैटरी हैव टू सप्लाई टू स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो मुझे तो केवल चार्ज निकालना है। तो यार बैटरी का वोल्टेज तो वही का वही रहेगा 1.5, तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Q इंटू वी अपॉन 2। तो यहाँ से आपको बस केवल Q फाइंड आउट करना है, तो 2 अपॉन V, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और अपॉन V, फिर 2 अपॉन V की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें 1.5, हो जाएगा 20 अपॉन 15। तो यार मेरा तो आंसर 4/3 कोलम्ब ही आ रहा है। अब तो पीछे क्या पता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने वो उसका स्क्रीन नहीं खींची थी फोटो उसकी। सर हाँ अब बोलो बेटा। सर अब सुनो। इसमें मैंने q²/2c इक्वल्स टू 1 जूल किया। ठीक है ठीक है सर फिर इसमें q की जो इक्वेशन बनी वो थी √2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है ठीक है, एक सेकंड, तुमने करा एनर्जी इक्वल्स टू Q²/2c, तो यहाँ से आपके पास Q आ गया होगा √2ce। अब EQ तो है ना, ये आएगा, हाँ वो तो 1 जूल है, तो हाँ तो 1 हो गया, तो √2c, तो √2 इंटू c, तो c की वैल्यू है इसके अंदर 5 माइक्रोफैराड। है ना, तो फिर तो इसे तो 2 इंटू ये 5 माइक्रो ही है क्या, ये तो ये Yes, sir. माइक्रो ही है। माइक्रो ही है, तो फिर तो 2 इंटू 5 10 इंटू 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ बचा है तो नहीं, एक सेकंड, सर 10 टाइम्स 10 हाँ यस सर वही। ना 10⁻⁵ हो जाएगा ओवरऑल फिर ये, तो फिर तो 10⁻⁻⁻4, तो 10⁻⁻⁻2 अपॉन √10, क्या आंसर आ रहा है फिर इसका। तो यार दोनों आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं इससे। How much charge the battery have to supply to store 1 joule मेरा of, आंसर 3.1 इंटू 10⁻⁻⁷। इसके अंदर ये बिल्कुल सही कहा था, एनर्जी अपन को ना इसी वाले फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, Q²/2c से, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ है। Q चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली V भी चेंज हो जाएगा, लेकिन C कांस्टेंट रहेगा इस केस में। ठीक है क्या, कुछ यार तुम्हारा नाम कुशा के लिखा हुआ है बार बार इसमें, तनिष्क। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास Q इज √2ce। हाँ तो यार इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 3.1 मिली कोलम ही आना चाहिए। और क्या आंसर गिवन है इसका पीछे, 7 मिलीकूलम। 7 तो कैसे आ सकता है, 7 तो आता हुआ दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, 3.1 ही आना चाहिए फिर, तो 7 नहीं आएगा फिर। और फिर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास Q तो आ ही चुका है, तो V फिर हो जाएगा आपके पास Q/C, तो जो भी आपका Q आया है 3.1, उसको 5 माइक्रो फैरेड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 0.6 समथिंग कुछ आना चाहिए। तो इसका जो दोनों मतलब इसका जो थर्ड का जो बी पार्ट है, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या दे रखी है पीछे आंसर में, अलग दे रखी है सर। तो फिर ये पूरा ही गड़बड़ है फिर ये। ठीक है, तो Yes, sir. इसको आप यही आंसर निकाल लो जो अपन ने अभी सॉल्व करा है इससे। ओके, पोटेंशियल तो सही आ रहा है मेरा। पोटेंशियल यही आ रहा है,
सर अंडर रूट 0.4 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पीछे गिवन है और मेरा भी यही आ रहा है। तो इस वाले फॉर्मूले से सही सही आगे क्या इससे? यस सर, इसी से ही करा है। तो यार 3.1/5 तो 0.6 समथिंग होता है ना तनेश? इससे यही आंसर आ रहा है 0.62 हाँ, into 10 to the 3. 0.4 कैसे Yes, आएगा सही है। यार? 20 वोल्ट। अंडर रूट 0.4 अंडर रूट में कैसे यही आएगा लिखा है। यार? ये v स्क्वायर थोड़ी ना है। सर ए पार्ट में जो क्यू है ना, ये अंडर रूट 10 की टर्म्स में आया और उसको पुट अच्छा। करके अंडर रूट 0.4 आएगा। अच्छा यार, तो फिर तो दो आंसर पॉसिबल नहीं है ना। आंसर तो यही आना चाहिए था तनिष्क, 0.6 समथिंग ही आना चाहिए भाई। अगर आपका समझो बात को, अगर आपका पहले वाला आंसर रॉन्ग है, पहले वाला आंसर अगर अपना रॉन्ग है, क्यू जो है पीछे आंसर रॉन्ग है, तो फिर वोल्टेज सही नहीं आ सकता। फिर तो वोल्टेज अपन को इस क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकालना पड़ेगा, 3.1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकालना पड़ेगा। अब तुमने रूट करके करा है तो भी यार 3.1 ही आना चाहिए था। निश्चित वापस देखना है कैलकुलेशन, है ना? सर अंडर रूट 0.4 को कैलकुलेट करने पे 0.6 ही आ रहा है। 0.4 को कैलकुलेट, अंडर रूट 0.4 को कैलकुलेट करने पर 0.63 आ रहा है 0.6 ही अप्रॉक्स। आ रहा है। यस सर। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि 0.6 का जरूर 0.36 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 के आसपास ही है, इसलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। A parallel plate capacitor which large plate its charge and then disconnected from the battery. तो जैसे अपन इन प्लेट्स को पुल अपार्ट करेंगे, एक मिनट, जैसे मान लो कि ये आपका कोई कैपेसिटर की प्लेट्स है, इसको पहले अपन ने चार्ज करा और फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर Q रहेगा कांस्टेंट, Q विल रिमेन कांस्टेंट। अब अपन ने प्लेट्स को, इनके प्लेट्स के बीच में D को बढ़ा रहे हैं, तो अगर D बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। और सिंस Q कांस्टेंट है तो Q बराबर होता है CV, तो Q कांस्टेंट है, तो अगर C डिक्रीज कर रहा होगा तो डेफिनेटली जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है क्या? 9th का जिसको भी डाउट था ए पार्ट में, इसके अंदर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है इसलिए, ठीक है। तो D अगर बढ़ेगा तो C कम होगा और ऑटोमेटिकली फिर V बढ़ेगा उस केस में, यस ठीक है। बी पार्ट में आपसे कह रहा है एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो देखो स्टोर्ड एनर्जी आप इस वाले फॉर्मूले से देख सकते हो, Q स्क्वायर अपॉन 2C से, क्योंकि यहाँ पर Q कांस्टेंट है तो C यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी स्टोरेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो दोनों ही केस में A और B दोनों मतलब इंक्रीज ही हो रहा है दोनों के अंदर ही, ठीक है। तो ये अपना बी पार्ट हुआ। अब आते हैं अपन सी पार्ट के ऊपर इसके। What is the sign of the work done by the electrostatic force between the plates? Okay, electrostatic force, अगर अपन एक सेकेंड, ये जो है ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स है और as the plates are pulled apart, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये है F एक्सटर्नल, ठीक है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ आएगा। तो अब आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस प्लेट्स का, ये प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ ही हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है इसका, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर गौर से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में इसका वर्क डन आएगा नेगेटिव। समझ में आया क्या? और जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर ये प्लेट्स मूव कर रही है, तो उसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव।
ठीक है। तो W एक्सटर्नल का फोटोन पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कोई क्वेरी? ओके सर। ठीक है, ओके, ये हुआ अपना फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं अब। 580 है, क्या है ये? एक सेकंड। 5 सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब हम यहाँ से जैसे देख रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के जो बीच में फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, हाँ ठीक है, हाँ तो वो उनका कैपेसिटेंस फिर कांस्टेंट कैसे रहता है? यार कैपेसिटेंस कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये प्लेट्स आपस में मूव नहीं कर पाती हैं, ये केवल एक फोर्स होता है, जस्ट एक फोर्स है, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो मूव करना चाह रही है उधर लेकिन मूव नहीं कर सकती है। कैपेसिटेंस के बीच में ये जो प्लेट्स है ये मूव नहीं करती है बस। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने अभी नोट्स में देखा ये 5.8 माइक्रोफैरेड है और एयर कैपेसिटर है, सेपरेशन दे रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी इन द रीजन। एनर्जी डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता था हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक सेकेंड गाइस, कौन है किसके यहाँ से शोर आ रहा है बहुत ज्यादा? ठीक है, तो अपन को ई का वाला फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर। तो 5.8 कैपेसिटेंस गिवन है, प्लेट सेपरेशन गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी इन द रीजन इन द यूनिट्स ऑफ। तो अगर अपन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दें इसका, ठीक है, तो अपन इस वाले फॉर्मूले से ना जा करके अपन ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये V यहाँ पर वोल्टेज है ना, ये वाला V वॉल्यूम है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। और इस वॉल्यूम को अपन लिख देते हैं A इंटू डी, ठीक है। तो हाफ C को लिखा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू V स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि एरिया से एरिया यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू वोल्टेज का स्क्वायर है ये, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है ही, वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर d भी गिवन है, इनके बीच में सेपरेशन भी गिवन है। तो इस टर्म को अब आप पूरा सॉल्व कर लेना यार, कैलकुलेशन कर लेना इसको, ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। यस और नो? ओके सर। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट क्यों ले रहे हैं? यार क्योंकि सी के फॉर्मूले में आता है ना एप्सिलॉन नॉट। नहीं सर, यहाँ पे एयर का मीडियम दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम का होता है ना। तो यार अब यहाँ पर ना अपन को अगर वो गिवन नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेरे ख्याल से पीछे वाले पन्ने पे भी गिवन नहीं है, अपन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन नहीं है इसके अंदर, मतलब के की वैल्यू गिवन, एप्सिलॉन आर गिवन नहीं है, सॉरी। तो जब तक नहीं गिवन है तब तक अपन इसको एप्सिलॉन नॉट लेकर के सॉल्व करेंगे। फिर अब कुछ मेंशन नहीं है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, इसलिए अपन, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन रिव्यू 25.1 और 25.2 ये अपना कंप्लीट फिनिश होता है। तो एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला बेटा? एग्जांपल 2। एग्जाम्पल नंबर 2। यार एग्जाम्पल नंबर 2 का तो मैंने स्नैप नहीं लिया है, एक सेकेंड। ये वाला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, ये वाला है क्या? ये सही है। ओके ओके। उमंग एक काम करना है ना, मेरे को आप एक बार पर्सनली पूछना ये कॉल करके, है ना, ठीक है। तो आपको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको एक बार, ठीक है। फिर इसका स्नैप खींचनी पड़ेगी, अभी वो टाइम लग जाएगा उसमें, इसलिए
तो ये अपना फिनिश करते हैं अपन, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अली, है ना, ये जो MS वर्ड वाली फाइल है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। ओके तो ये गाइस ये तो अपना हुआ कैपेसिटेंस वाली सेक्शन रिव्यूज, ठीक है। सर पॉइंट 3 में भी 10 क्वेश्चन सर ने दे दिए थे। पॉइंट 3 में अपन ने दे दी थी क्या? तो पॉइंट 3 वाला अपन ले लेंगे कमिंग वीक के अंदर यार। पॉइंट 3 वाले की मैंने स्नैप नहीं ली है, मेरे को पॉइंट 1 के लिए और पॉइंट 2 के लिए अभी प्रतीक सर ने यही कहा था कि अभी तो यही क्योंकि उनको उम्मीद यही थी कि बच्चे शायद यही करेंगे अभी इसको, इसलिए। तो पॉइंट 3 भी अपने आपने कर दिया तो अच्छी बात है यार फिर तो। पॉइंट 3 का अपन संडे को कर लें क्या ऑर्गेनाइज? यस सर। संडे को आप लोगों का नहीं, संडे को आप लोगों का कोई SRT भी नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है, Yes, sir. है ना। तो मैं संडे को आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। ये फुल करोगे पूरी एक्सरसाइज? अगर आपने पूरी कर ली है तो अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। लेकिन तनिष्क कह रहा है कि अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही दिया है और इसके अंदर 31 क्वेश्चंस हैं। सर बट लेक्चर आ गया है पूरा, तो पूरी कर सकते हैं। ठीक है तो फिर आप पूरी कर लो फिर इसको, है ना। आज फ्राइडे हो गया, कल तक का टाइम है, 2 दिन में आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो देख लेंगे, है ना। एक बार एक काम करते हैं अपन, संडे वाले में हाफ कर लेते हैं इसका, 1 to 15 कर लेंगे बस केवल अभी, क्योंकि बाकी सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना सारा कर पाना एक साथ अभी, ठीक है। 1 to 15 कर लेते हैं फिर अपन। ओके फिर अपन ने एक चीज और कही थी कि अपन को ये डिस्कस करना था DC सर्किट के अंदर। एक मिनट गाइस, DC के अंदर मैंने कहा था कि अपन सिर्फ नीड बेस वाली कर लेंगे अभी, जो पीछे के नीट में क्वेश्चंस आए हुए थे एक बार अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 में। ओके तो अगर अपन जस्ट आई होप स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अगर अपन I1 देखें यहाँ पर पहले वाले सर्किट में, अगर अपन देखें तो वो करंट आएगा 10/10, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर अगर आप I2 देखोगे ना, तो देखो I2 के लिए वोल्टेज तो 10 रहेगा ही रहेगा बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये 10 ओम और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा फिर उस केस में, ठीक है ना। तो फिर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो कम ही आएगा ना, किससे? 10 से तो कम ही आएगा सर, R इक्विवेलेंट उसका 10 से तो कम ही आएगा। तो फिर इसमें भी देखो, फिर जैसे मान लो कि इसका भी वोल्टेज जो है V1 और V2, यार V1 और V2, अब ये भी नहीं पता कि ये दोनों वोल्ट मीटर सेम है क्या। अगर सेम होते तो अपन दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम ले लेते, इसलिए यहाँ पर V1 और V2 को आइडियल मान करके ही सॉल्व करा गया है। फिर यार नीट ने जब इसका एक्सप्लेनेशन दिया था तो फिर उन्होंने V1 और V2 को आइडियल मान के ही सॉल्व करा था, क्योंकि यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं है कि ये दोनों वोल्ट मीटर सेम है क्या। अगर सेम होते तो अपन दोनों का रेजिस्टेंस सेम मान करके फिर इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो अपन को वैल्यूज का भी आइडिया नहीं है यहाँ पर कि वैल्यूज जो है वो क्या है। हो सकता है कि V2 ज्यादा हो V1 कम हो, या हो सकता है कि V1 ज्यादा हो V2 कम हो, बराबर भी हो सकते हैं। तो अपन इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे उस केस में, ठीक है ना। तो तुम उसको आइडियल लेकर के सॉल्व करो फिर अब। ओके क्वेश्चन नंबर 96 के बाद सीधा 90 ही है क्या? ठीक है और कुछ नहीं है अभी। तनिष क्वेश्चन नंबर 90 है ना? यस सर। ठीक है 90 के पहले किसी का कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक और चीज, ये 92 में करेक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 92 के अंदर
ये 47 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 92 में इट विल बी 47। एक सेकंड, सर 4.7 को 47 मानना है, 45 को? नहीं 45 को, 45 को। ओके। Okay, question number 90. On interchanging the resistance, the balance point of a meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of the series combination is 1 kilo ohm. ठीक है. How much was the resistance on the left slot before interchanging? तो अगर सपोज अपन ने इंटरचेंज नहीं करा है अभी, ठीक है, सपोज अपन ने इंटरचेंज नहीं करा है अभी, तो मान लो कि इधर x है और इधर y है, इधर लेंथ, एक सेकंड, तो अगर इधर लेंथ L1 है तो इधर हो जाएगी 100 माइनस L1, ठीक है। तो अगर अपन रेशियो लिखेंगे इसके अंदर, तो रेशियो कैसे होता था, x अपॉन y इक्वल्स L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब से कह रहा है कि अपन ने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो अब ये y अपॉन x हो जाएगा। देखो बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है शायद, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेफ्ट का मतलब ये हुआ है कि L1 में से तो 10 सब्ट्रैक्ट होगा, L1 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा और इसमें ऐड हो जाएगा। तनिष्क इसमें एक्चुअली यार ये वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, ये जो 10 है ना, ये 100 माइनस L1 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर Yes, आपके sir. पास x प्लस y की वैल्यू 1000 है, x प्लस y इक्वल्स टू 1000 है। तो Yes, अब आपके sir. पास यहाँ पर x और y की देखो दो इक्वेशन बनेगी। पहले आप क्या करोगे, देखो पहले आपके पास x अपॉन y था, उधर y अपॉन x था, ठीक है। हाँ। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इससे पहले L1 फाइंड कर लो एक बार, है ना। लेफ्ट और राइट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो L1 आ जाएगा, L1 आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा। तो अगर x अपॉन y का रेशियो आ गया तो फिर x और y की वैल्यूज अपने आप आ जाएगी इससे सॉल्व करके। ओके सर। सर ठीक वो है, 100% चैनल कैसा है? देखो यहाँ पर जैसे बेटा मान लो कि ये आपका बीटा ब्रिज है, ये L1 है और सपोज ये 100 माइनस L1 है, ठीक है। तो अगर आपका ये जो है बैलेंसिंग पॉइंट ये इस तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट की तरफ इस तरफ शिफ्ट हो गया है, जैसे आप समझ आ गया। तो आप देखो उधर वो ऐड हो जाएगा उधर आकर के पार्ट, ठीक है। थैंक यू सर। ओके यार गाइस, अभी क्या है ना, ये वाला शायद प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, तो अपन इसके 90 वाले जो 90 के आगे वाले क्वेश्चंस है ना, 90 आगे वाले क्वेश्चंस अपन संडे को एक क्लास अरेंज करके फिनिश कर लेंगे, फिर नीट वाले जो है इसके अंदर, सर ठीक है। हाँ तनिष्क, सर तनिष्क नहीं, संगम। संगम, हाँ सॉरी संगम, बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि जो नेक्स्ट वाले में भी सिर्फ नीट के करेंगे या फिर शुरू से एक्सरसाइज से करेंगे? अगर नीट के करना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी नीट वाले कर लो यार। जेई मेंस ऑनलाइन छोड़ दो केवल, अभी जेई मेंस ऑनलाइन छोड़ करके जेई मेंस वाले, नीट वाले और एआईपीएमटी वाले अभी ये कर लो बस, केवल इनफ है। सर क्योंकि एक्चुअली जो भी एनटी अभ्यास पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी अच्छे लेवल के हैं, और वो थोड़े वो बात सही है। एनटी अभ्यास में कुछ लेवल के कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। इसके क्योंकि धीरे धीरे देखो नंबर ऑफ जो टेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नीट लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग के 70-71 तक आ गए, अभी थोड़ा सा उन्होंने लेवल बढ़ा दिया एनटी अभ्यास का, इसीलिए। तो अगर आप जेई मेंस ऑनलाइन भी करना चाहो तो जेई मेंस ऑनलाइन करने के लिए आपको फिर मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 1 वीक का, और तो अगले 1 वीक में फिर आप जेई मेंस ऑनलाइन के भी निपटा लो, ताकि फिर अपन ये पूरी एक्सरसाइज 2 फिनिश कर लेंगे फिर अपन। तो संडे को फिर हम
अभी सिर्फ नीट वाली सॉल्व करेंगे। हाँ संडे के लिए फिर आप एक काम करो 25.3 के शुरू के 15 क्वेश्चंस और इसके केवल नीट वाले क्वेश्चन देख लो बस केवल अभी। और सर एक्सरसाइज थर्ड है जो नीट टेस्ट लेवल। एक्सरसाइज थर्ड वाली मेरे को लगता नहीं है अभी किसी ने करी होगी क्या यार।